नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभुवाणी में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है और उसी पर मैं करूंगा आज की प्रभुवाणी। और मैं आंकड़े से शुरू करूंगा। बड़ा भयानक आंकड़ा है, वहीं से शुरू करने वाला हूं। आंकड़ा क्या है? 9%। यानी कि 9% का मतलब क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। यही है आज भारत की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी। 9%। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 4123 विधायकों में से 9%। और जो पार्टियां 9% के जिम्मेवार हैं, जिन पार्टियों ने 70 साल के आज़ाद चुनाव में 91% पुरुष उम्मीदवार चुने और उनको लड़ाया, वही पार्टियां आज संसद में खड़ी होकर महिलाओं को 33% देने का वादा कर रही हैं। हिपोक्रेसी। पहले क्यों नहीं किया? उन्हें एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत है इस वक्त 75 साल के बाद। खुद को वो करने पर मजबूर करने के लिए जो ये 70 साल में कभी स्वेच्छा से कर सकते थे, किसी रोका नहीं थे। एक बार फिर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, खुद को वो करने के लिए मजबूर करना जो करने की शक्ति उनके पास हमेशा थी, जो कर सकते थे। इन्होंने इससे हमेशा इनकार किया, किसी ना किसी बहाने से हर सेशन में आगे बढ़ाते चले गए। ये एम्पावरमेंट का आगमन नहीं है, ये पाखंड है जिसे संवैधानिक कपड़े पहनाकर क्रांति के रूप में बेचा जा रहा है सब पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। आज मैं हर पार्टी का नाम लूंगा बिना हिचकिचाहट के, हर आंकड़ा के दिखाऊंगा, लोकसभा का, विधानसभाओं का, पार्टी संगठनों का, और वो सवाल पूछूंगा जो संसद में तालियां बजाते हुए कोई नहीं पूछेगा। जरा सुनिए, रुकिए, पूरी तस्वीर बताते हैं, क्योंकि विधानसभा में 9% तो बस शुरुआत है इस कहानी की जो मैं करने जा रहा हूं। संसद से ही शुरू करते हैं। 18वीं लोकसभा 2024 के आम चुनाव के बाद बनी, उसमें 543 या 542 चुनी हुई सीटें हैं। महिलाएं 74 सीटों पर हैं, 13 के करीब। और यहाँ वो तथ्य है जो हर जश्न मनाने नेता को रोकने पर मजबूर करना चाहिए। ये संख्या 2019 के मुकाबले में कम है। 2019 में 78 महिलाएं सांसद थी, 14.4%। तो पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हुई। 2024 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद का पहला चुनाव था और महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी घट गई। पार्टी दर पार्टी लोकसभा में देखें, बीजेपी 240 सीटों में 31 महिलाएं, 12.9%। कांग्रेस 99 में से 13%। टीएमसी 29 में से 11, 38%। एसपी 5 महिलाएं, उनकी भी लगभग 39 या 40 एमपी हैं। डीएमके के 3, जेडीयू के 2, एलजीपीआरवी के 2, और आप जिसने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को वोट दिया, उसने अपने 22 लोकसभा उम्मीदवारों में से एक महिला को शायद टिकट दिया था। तो ये सब कहानी क्या है? अब राज्य विधानसभाओं पर आते हैं, जहां विफलता का असली पैमाना सामने आता है। पूरे देश में 4123 के लगभग विधायक हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 390 महिलाएं हैं, 9%। वहीं पर आ रहा हूं दोबारा से मैं। राज्यवार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं, 47, पश्चिम बंगाल में 40, बिहार में 29, मध्य प्रदेश में 27। लेकिन उत्तर प्रदेश भी 403 विधायकों में से 47 महिलाएं, मुश्किल से 11% हैं। पार्टीवार महिला विधायक बीजेपी के 163 सारे देश के अंदर, कांग्रेस के 59, टीएमसी के 34, क्योंकि एक ही स्टेट में है। लेकिन अनुपात देखिए, बीजेपी के 163 महिला विधायक उनके 1400 से अधिक विधाओं में से है। टीएमसी के 34 बहुत कम संख्या में तो हैं, पर उनके कुल प्रतिनिधित्व का नहीं ऊंचा अनुपात बनाते हैं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उनकी। पैटर्न एक समान है और दोषी करार देता है इन सब पार्टी को। 7 दशकों से ऊपर वो सैकड़ों चुनावों में हर बड़ी पार्टी को महिलाओं को ज़्यादा टिकट देने की पूरी आज़ादी थी, हर एक ने नहीं सुना। और अब उन्हें एक कानून चाहिए खुद को जब करवाने के लिए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के आंकड़े सिर्फ आधी कहानी है। दूसरी आधी जो तय करती है आरक्षित सीटों पर भरे जाने का क्या होगा, वो है पार्टी का आंतरिक संगठन। यानी कौन डिसाइड करेगा, उसमें कौन लोग बैठे हैं जो डिसाइड करेंगे कि महिलाओं को टिकटें देनी चाहिए। क्योंकि सुरक्षित सीटें आसमान से तो नहीं गिरेंगी, पार्टी हाईकमान उन्हें बांटेगी। और वो हाईकमान एक उल्लेखनीय अपवाद के साथ पूरी तरह पुरुषों के निमंत्रण में हैं।
यानी कि मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन हर पार्टी का है। पुरुष प्रधान पार्टियां हैं देश के अंदर हैं, वो सीटों नहीं देती अपनी पार्टी के अंदर, महिलाओं के लिए सीटें भी नहीं है उनके अंदर। बीजेपी 28 राज्य हैं उनके पास, मतलब अगर उनका देखें 28 राज्यों में से महिला राज्य अच्छा अध्यक्ष केवल एक, 27 राज्यों में पुरुष अध्यक्ष हैं। 45 साल के पूरे अस्तित्व में बीजेपी कभी एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भाई। क्यों भाई? जब जेपी नड्डा ने पद छोड़ा तब कई नाम आए थे, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, वंती श्रीनिवासन, पुरदेश्वरी, कई लोगों के नाम आए थे। उससे पहले कई बार सुषमा स्वराज का भी नाम आया था, परंतु किसी को नहीं बनने दिया। पार्टी ने नितिन नवीन को चुना सबसे जंग, फिर भी पुरुष। कांग्रेस 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, मल्लिया अध्यक्ष शायद एक है, आंध्र प्रदेश में शायद उनकी एक हो सकती है, एक महिला अध्यक्ष, मैंने चेक नहीं किया। आप तो शून्य, सीपीएम शून्य। तो जेंडर समानता पे दर्शकों से मार्क्सवादी व्याख्यानों के मजबूत भाषण सीपीएम वाले भाषण देते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट करते हैं, ये करते हैं। सब रीजनल पार्टियां शून्य हैं। डीएमके शून्य, एआईएमके शून्य, जेडीयू शून्य, एसपी शून्य, आरजेडी शून्य, जीरो। और ये वो सवाल आता है, सारे संसदीय जश्न को काट कर रख देता है कि जब आप पार्टी के अंदर 1/3 रिजर्वेशन ऑफिस के नहीं दे सकते, यानी कि पार्टी के अंदर अध्यक्ष अगर चलो मान भी ले पुरुष हो, पार्टी के महामंत्री कितनी महिलाएं हैं सारे देश के अंदर? सारे देश के अंदर आप सारे देश के अंदर महिलाओं के जो ऑफिस बेरर हैं, आप 2 हाथों की उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते। हर पार्टी के 7-7 जनरल सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस के 7 जनरल सेक्रेटरी 7-8 हैं, बीजेपी के 8-10 हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। सबको उठा करके देखिए, जहां फैसला होता है कि किसको टिकट दी जाएंगी, उसमें महिलाएं आपको गिनती की मिलेगी। यानी कि पुरुष फैसला करेंगे कि किसको हमने टिकट देना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में, इलेक्शन कमेटी में एक आधा महिला कहीं होगी, वो सब बाकी 13 के लोगों के साथ मिलकर के फैसला करेगी। तो इसलिए आप फैसला करने का अधिकार तो अपने पर रखते जाते हैं कि डमी हम किसी को खड़ा कर देंगे। हर पार्टी को अपने राज्य अध्यक्ष पर महिलाओं को नियुक्त करने की पूरी आज़ादी है, कोई कानून उनको रोकता नहीं। अपने ऑफिसर पर महिलाओं को रोकना है, उसके ऊपर कानून नहीं हो सकता। आप अपना संवैधानिक संशोधन करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, क्यों नहीं करते? कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि हम अपनी पार्टी के अंदर भी 1/3 सीट देंगे, हमारे ऑफिस बेयर जो हैं 1/3 महिलाएं होंगी। नहीं, वो कल सुबह ये करते हैं, वो नहीं करते हैं, यही कहते रहते हैं। वही पुरुष जो 91% पुरुष राज्य अध्यक्ष चुनते हैं, अब ये तय करेंगी कि जो रिजर्व सीटें हैं उन पर कौन सी महिलाएं जाएंगी। महिलाएं नहीं उसके। और इतिहास, दर्ज भारतीय इतिहास बताता है कि सत्ता में पुरुष ये चुनाव कैसे तय करते हैं। पहले आती हैं पत्नियां, देखा उसके बैठे पुरुष नेता की पत्नी को आरक्षण के कारण उसी सीट में लड़ने को मिल जाता है, या पुत्र को मिल जाता है, उसका राजनीतिक बहू को मिल जाता है। तो इसी तरह वो उसकी पत्नी के माध्यम से फिर आती हैं बेटियां, वरिष्ठ नेताओं की बेटियां, जिनके लिए आरक्षित सीटें सुविधाजनक बैकडोर से एंट्री है। फिर आती है वफादारी, वो महिलाएं जो वर्षों से पुरुष नेतृत्व की सेवा करती रही हों, उनके साथ जाकर के कदम से कदम मिला करके चलती रही हों, जिनकी मुख्य योग्यता उनकी पूर्ण निर्भरता पुरुष प्रधान संगठन के ऊपर है। ये पैटर्नल राजनीति है, उसकी व्यवस्था का एक भाषण है, उसकी एक ग्रामर है, उसकी एक व्याकरण है। इसका मतलब है टोटल कंट्रोल पुरुषों के हाथ में। और अंत में बहुत कम मामलों में असली नेता वो महिलाएं जिन्होंने जमीन काम से अपनी जगह बनाई, वो हैं, लेकिन वो व्यवस्था के बावजूद सफल भी हो जाती है। इस पैटर्न के पीछे 30 साल का सबूत है। पंचायत आरक्षण से 90% की शुरुआत से ग्रामीण भारत में महिलाओं को औपचारिक रूप से निर्वाचित पदों पर रखा है। और भारतीय स्थानीय शासन पर शोध में सबसे ज़्यादा लगातार दर्ज घटना का एक नाम है सरपंच पति। मजाक में कहते हैं वो पति जो अपनी महिला सरपंच की जगह सैकड़ों बैठकों में जाता है, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है और फैसले लेता है, जबकि पत्नी घर पर ही रहती है। 30 साल संवैधानिक गारंटी प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का बना हुआ है, क्योंकि सीटों के आसपास संरचनाएं भी नहीं बदली, कंस्ट्रक्शन नहीं बदला। अब हम उस समस्या को लोकसभा तक, राज्य विधाओं तक, देश की सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी संस्थाओं तक ले जाइए। पार्टी संगठनों में सुधार किए बिना जिन लोगों के हाथ में वास्तविक सत्ता है, उन्हें बदले बिना रिजर्व सीटें वही बन सकती हैं जो बहुत सी जगहों पर पंचायत आरक्षण बना, यानी कि अपनी पत्नियों को, बहनों को, उनको वोट दे दिया। अच्छे रिश्ते में और अच्छे कपड़ों में प्रॉक्सी।
परंतु एक अपवाद है, एक बात हुआ, टीएमसी जो हर दूसरी पार्टी की स्थिति को अक्षम बना देता है। 2024 में 29 टीएमसी लोकसभा सांसद, 11 महिलाएं, 38%, किसी भी बड़ी पार्टी से सबसे अधिक, बड़े अंतर से राज्य विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तुलना में कम कुल उपस्थिति से 34 महिलाएं विधायक, अनुपात में दोनों से बहुत आगे। बंगाल में बूथ स्तर पर टीएमसी का जमीनी संगठन बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। साइनी घोष, चंद्रमा भट्टाचार्य, शशि पंजा ये सजावटी आकृतियां नहीं है, ये असली पोर्टफोलियो वाली, सबसे कठिन सीटों पर प्रचार करने वाली, असली फैसले लेने वाली नेता हैं। लेकिन किसी संविधान संशोधक ने सीएम को ये करने के पर मजबूर नहीं किया, किसी कानून ने ये संख्याएं नहीं बनाई। एक नेता ने जिसे खुद कभी पद नहीं दिया गया अपनी पार्टी में, और जिस कांग्रेस की प्रेसिडेंट जरूर थी बंगाल के अंदर, परंतु कोई इंपॉर्टेंट नहीं दी गई, जिसने अपनी पार्टी शुरू से बनाई, एक ऐसी संस्कृति तैयार की जहां महिलाओं का उठना शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को खतरा नहीं लगा। टीएमसी ये साबित करती है कि सब सरल है जब शीर्ष पर बैठा नेता महिलाओं की राजनीतिक शक्ति में सच महत्व देता है। संख्याएं बदलती हैं, थोड़ी नहीं, नाटकीय रूप से, संसद के संवैधानिक दबाव का इंकार किए बिना। यही बात हर दूसरी पार्टी के जश्न को देखना कठिन बनाती है। तो यह है आज की प्रभुवाणी, जिसके अंदर मैं पूरा प्रूव कर रहा हूं कि किसी भी पार्टी को क्या संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए? क्या पार्टी अपने संस्था के अंदर, अपने ऑफिस बेयर के अंदर महिलाओं को नहीं ला सकती? क्या पार्टी जो अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड इलेक्शन कमेटी के माध्यम से 1/3 महिलाओं को चुन नहीं सकती? ये पार्लियामेंट का इतना टाइम अपने खराब करना है, जिसमें आप सीटें भी बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से प्रभु करूंगा कि 850 सीट बनने से लोकसभा के अंदर कितने हजार करोड़ों का और खर्चा भारत की जनता के ऊपर पड़ेगा, वो अलग से विषय। परंतु अभी जो रिजर्वेशन आने वाला, जिसके लिए पहले आपने पास किया था, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलिमिटेशन शुरू कर रहे हैं, चुनाव के समय पर कर रहे हैं, क्या इसके लिए कानून की जरूरत है? और जो पार्टियां जो कह रही हैं हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं, वो पार्टियां ये क्यों नहीं कह रही कि हम अपनी महिलाओं को, अपने महिला कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के हर स्टेटस के अंदर, हर जगह पर पूरी की पूरी सम्मान देंगे और उनके प्रति सीटें भी बनाएंगे? क्यों नहीं वो अपनी पार्टी के अंदर महिला अध्यक्ष को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? महिला कार्यकर्ता को, उसको एमएलए सीएलपी का लीडर क्यों नहीं बनाते? उसको चीफ मिनिस्टर बनना कैंडिडेट क्यों नहीं करते? तब देखने की बात है, ये पहले हो जाना ही था। नैतिक आधार पर किसी तर्क से परे है। संसद में ज़्यादा महिलाएं मतलब कानून बनाते समय, बजट तय करते समय और राष्ट्रीय प्रायोरिटी तय करते समय कमरे में ज़्यादा महिलाएं का दृष्टिकोण। लेकिन ये बिल ज़रूरी है तो करिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी से 70 साल बिताए ये स्वेच्छा से करने से इनकार करते हुए ये बिल अब उन्हें कानून रूप से करने पर मजबूर करता दिखाने के लिए। कानून की, मेरे हिसाब से कानून की ज़रूरत नहीं है, कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन कानून डिसाइड नहीं करता, पार्टी खुद डिसाइड करते हैं। अगर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया जाए कि हमारी पार्टी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को रखेगी हर जगह, कारपोरेशन लेकर के, संसद से लेकर के सड़क तक हमारे यहाँ महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाएगी, उसके लिए कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, इसका क्या मतलब है? पहले कभी नहीं हुआ। पार्टी के पास महिलाओं के 33% टिकट देने की मजबूरी पूरी आदूजी थी, कोई कानून रोक नहीं सकता था, कोई संविधान नहीं रोक सकता था। इन पार्टी को चलाने वाले पुरुषों को बस यही नहीं चुना। नतीजा वही 9% राज्य विधायक, 13% लोकसभा सांसद, एक संख्या जो उसी चुनाव में घट गई बिल पास होने के बाद। तो वही पार्टियां आज सांसद में भाषण कर रही हैं। पर सवाल ये है, कथनी और करनी में बड़ा होता है। हर पार्टियां शोर मचाएगी, अपने बिल के साथ बात करेगी, सीपीएम भी कहेगी हमने सपोर्ट किया, जनता दल भी कहेगा हमने सपोर्ट किया, डीएमके भी जश्न मनाएगी। भारत की सबसे समझने से बड़ी संख्या हर पार्टी में है औरतों की, परंतु बिल 1/3 विधायक सीटों से आरक्षित करता है। पार्टी राज्य अध्यक्षों पर 1/3 आरक्षित नहीं करता कि बिल में आप दे देंगे 33% सीटें, पर उनको चुनने के लिए जो एक संस्था है उसमें अभी तक भी महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं है। यह अनिवार्य नहीं करता कि हर सीट पर उम्मीद चुनने वाले लोग ऐसे संगठन का हिस्सा होंगे जहां महिलाओं के पास असली ताकत होगी। एक दरवाज़ा टेक्निकली खुलता है,
जबकि आंतरिक संगठनात्मक दरवाजा पुरुषों के हाथ में मजबूरी से बंद छोड़ देता है। ये कानून है, ठीक है, हल्ला मचेगा, उसके पॉलिटिकल फायदा होगा, रेवड़ियां बटेगी, इससे रोटियां सेकी जाएंगी, परंतु आप जब तक संगठन के अंदर ये कथनी को इम्प्लीमेंट नहीं करनी में बदलेंगे नहीं, तब तक ये बेमाने रहेगा। तो बिल पास करिए बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के। लेकिन आज भाषण देने वाले हर पार्टी को भारत की महिला पत्रकारों को एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना है। क्या है कि आप संगठन के अंदर क्यों बदलाव नहीं करते। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर कहता हूँ, मेरा प्रभुवाणी का एपिसोड देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं सब पढ़ूंगा और बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।